हाय हेलो नमस्ते। आपका स्वागत है मिलिट्री समरी चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में। जितनी भी ताज़ा तरीन खबरें निकल कर आ पाई हैं बीते 24 घंटे में। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब 1 मार्च 2026 की तारीख है। कहने का मतलब हम 1 मार्च की ही चर्चा करने वाले हैं। पूरे दिन यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिला है। खेरसौन में हम अगर शुरुआत कर दें तो खेरसौन में ज़्यादा कुछ खास नहीं था। आर्टिलरी बमबारियां और एफपीवी ड्रोन बमबारियां की जा रही थी रूसी सेना के द्वारा यूक्रेनियन सेना के ठिकानों के ऊपर, जहां पर भी ऐसे ऐसे अनुमान लगाए गए रशियन इंटेलिजेंस और ड्रोन्स के द्वारा कि यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं यूक्रेनियन सैनिक। बात करें नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की तो 40 यूक्रेनियन सैनिक मारे गए थे या घायल हुए थे बीते 24 घंटे के नुकसान के तौर पर। ये आधिकारिक ऑफिशियल रिपोर्ट में देखने को मिला था। और उत्तरी छोर में हाँ कुछ रिपोर्ट्स निकल कर आ रही थी आज। हालांकि ज्यादा चर्चाएं इसकी नहीं थी इंटरनेट पर, क्योंकि ईरान युद्ध की काफी चर्चाएं हो रही हैं इंटरनेट पर। फिर भी जितनी खबरें निकल कर आई थी उसके हिसाब से ये जो उत्तरी फ्लैंक है अंद्रीव का, ये जो गांव आप देख पा रहे हैं, इसके आसपास के इलाकों में रशियन ऑफेंसिव यहाँ पर अभी भी चल रहा है। वीडियो सबूत कुछ खास निकल कर नहीं आ पाए, लेकिन रिपोर्ट्स तो यही कहती हैं अभी के लिए। वॉस्टॉक ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट अगर हम देखें तो 330 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान देखने को मिला था। ये मारे गए थे और घायल हुए थे बीते 24 घंटे की रिपोर्ट के आधार पर। पक्रोव्स्क पक्रोव्स्क मिर्नोग्राड फ्रंट लाइन, जिसको हम सेंटर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की फ्रंट लाइन भी कह सकते हैं, यहाँ पर 330 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान देखने को मिला था बीते 24 घंटे में। ये मारे गए थे और घायल हुए थे। और अगर सूत्रों की बातों को सही माने, सोर्सेस की जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है, तो यहाँ पर रूसी सेना कुछ आगे बढ़ी है और ऑफेंसिव में कुछ सफलता भी देखने को मिली है। थोड़ा सा ये जो एक पॉलीगॉन में ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ, ये रूसी सेना के नियंत्रण में, कब्जे में, कंट्रोल में आ चुका है। ये तीन चार बातें जो मैंने अभी कही, तीन चार शब्द जो मैंने कहे, इन सब का एक ही मतलब है कि यहाँ पर ये जो पॉलीगॉन मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया, ऐसी स्थिति है, ऐसा सोर्सेस का कहना है। वीडियो सबूत का इंतजार है इस बात की पुष्टि करने के लिए। अगेन कुछ वीडियो सबूत निकल कर आए थे एज यूजुअल, जैसा कि हमें काफी दिन से ये चीज अब देखने को मिल रही है। हालांकि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, ये एक बहुत नॉर्मल आम बात तो हो चुकी है अब। ये जो एंटी ड्रोन वॉरफेयर देखने को मिलता है हमें यूक्रेनियन आसमानों में, एक तरफ रशियन ड्रोन्स और एक तरफ यूक्रेनियन ड्रोन्स देखने को मिलते हैं, और दोनों ही ड्रोन्स एक दूसरे को मार गिराने की कोशिश करते हैं। जैसे सैनिकों के बीच में युद्ध चलता था, अब एफपीवी ड्रोन्स और अटैक ड्रोन्स के बीच में भी ऐसा ही युद्ध देखने को मिलता है। द सिचुएशन, कॉन्स्टेंटिनोव का फ्रंट लाइन या कहें युग ग्रुप ऑफ फोर्सेस की फ्रंट लाइन में सिचुएशन के बारे में निकल कर आया था कि यहाँ पर द टेम्पो ऑफ पुशिंग द गेट, अदरवाइज द अटेम्प्ट्स ऑफ द ऑक्यूपायर्स आर नॉट फिल्टर्ड इनटू द डेप्थ ऑफ आवर डिफेंस। इस रिपोर्ट में यूक्रेनियन सोर्सेस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अभी के लिए रूसी सेना के जो एडवांसेस है इनको होल्ड करके रख रही है यूक्रेनियन सेना, लेकिन स्थिति बहुत अच्छी नहीं है यूक्रेन के लिए इस इलाके में। और किस समय क्या हो जाए, किस समय इनके जो डिफेंस है ये टूट जाए, इसका अनुमान लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ा सा मुश्किल से मेरा मतलब ये नहीं है कि बहुत लंबे समय तक ये डिफेंसेस होल्ड करके रखेगी यूक्रेनियन सेना। थोड़ा सा मुश्किल से मेरा मतलब ये है कि बहुत ज्यादा दिन तक ये स्थिति नहीं रह पाएगी। अगर जैसे अभी हालात बन रहे हैं तो कुछ दिनों के अंदर अंदर ये जो कॉन्स्टेंटिनोव का शहर है इसका डिफेंस टूट जाएगा, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं, और ये बात मेरी नजर में सत्य भी है। यू ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट देखें तो बीते 24 घंटे में 220 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र
देखने को मिला था। मारे जाने वाले सैनिक और घायल सैनिक दोनों को जोड़ दे तो ये निकल कर आता है स्लोवियांस्क फ्रंट लाइन में इस समय खासा एक फोकस देखने को मिलता है रूसी सेना की ओर से। हालांकि वीडियो सबूत कुछ खास नहीं कहते इस फ्रंट लाइन के बारे में, लेकिन जो बमबारी है ये बहुत कुछ कहती है अपने आप में। मैंने एक चीज नोटिस की है बीते कुछ दिनों में, सबसे ज्यादा अगर बमबारी किसी इलाके में हो रही है तो ये कॉन्स्टेंटिनोव का फ्रंट में हो रही है। और स्लोवियांस्क फ्रंट लाइन, ये देखिए ये स्लोवियांस्क शहर है, इसके ठीक सामने की मैं फ्रंट लाइन की बात कर रहा हूँ। इस फ्रंट लाइन में काफी ज्यादा बमबारियां देखने को मिल रही हैं। रूसी सेना पुश करने की कोशिश कर रही है आगे, हालांकि बहुत ज्यादा सफलता अभी तक तो कुछ खास निकल कर नहीं आई है। जेपैड ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट देखें तो 190 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान इसमें लिखा है। एक ग्रैड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का भी इसमें जिक्र है, ये मुझे दिख गया तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। खार्किव फ्रंट लाइन, यहाँ की हम बात करेंगे। खार्किव फ्रंट लाइन इस समय एक्टिव मोड में दिखाई देती है। कल हमने यहाँ पर लिप्सी फ्रंट लाइन में भी रूसी सेना के एडवांसेस देखने को मिले थे, और आज भी ऐसी ही रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि यहाँ पर रूसी सेना ऑफेंसिव मोड में है। खार्किव शहर में ड्रोन स्ट्राइक्स देखने को मिली थी और कुछ मिसाइल हमले की भी खबरें निकल कर आई थी। कंसिक्वेंसेस ऑफ ड्रोन स्ट्राइक खार्किव के आसपास ये आप देख सकते हैं कि एक गैस गैस प्रोडक्शन फैसिलिटी है यूक्रेन की, जिस पर ड्रोन हमले के बाद क्या हाल हो गए थे ये इस फोटो में दिखाई देता है। यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमें बीचों बीच के इलाके में बहुत सारी बमबारियां देखने को मिल जाती है। इनके दो ही मतलब हो सकते हैं। इनके दो मतलब में से पहला मतलब ये हो सकता है कि या तो रूसी सेना यहाँ से एडवांस करेगी जल्दी ही और इनफिल्ट्रेट करेगी, या कि दूसरा मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पर यूक्रेनियन सैनिकों का जो कंसंट्रेशन है ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। मैंने शायद एरोज जो उपयोग किए ये सही नहीं थे, इसलिए मैं एक बार और नीले रंग के एक पॉलीगॉन मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। मैं इसकी बात कर रहा था। ये जो इलाका है यहाँ पर बहुत सारे यूक्रेनियन सैनिकों को इकट्ठा किया गया है। हो सकता है कि एक इन्फिल्ट्रेशन किया जाए रूस की धरती में, वापस से यूक्रेनियन सेना एक सो कॉल्ड ऑफेंसिव करने के लिए आगे बढ़े। इन दोनों बातों में कौन सा सत्य ज्यादा सत्य दिखाई देता है ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। नॉर्थ ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट, 200 यूक्रेनियन सैनिक मारे गए थे और घायल हुए थे। सुम्मी फ्रंट लाइन और खार्की फ्रंट लाइन दोनों को जोड़ दे तो ये रिपोर्ट निकल कर आती है, और बहुत सारे फ्लैग आइकन्स हमें देखने को मिलते हैं इस एरिया के आसपास, जो कि हमें बताते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे लिमिटेड स्केल ऑफेंसिव किए जा रहे हैं रूसी सेना के द्वारा, जिनका एकमात्र उद्देश्य यही है कि स्लोवियांस्क फ्रंट लाइन और कॉन्स्टेंटिनोव का फ्रंट लाइन, इन इलाकों से कुछ यूक्रेनियन फोर्सेस डिप्लॉय की जाए और ज्यादा यहाँ पर जिसका फायदा उठाकर स्लोवियांस्क फ्रंट लाइन और कॉन्स्टेंटिनोव का फ्रंट लाइन के आसपास और ज्यादा आसानी से आगे बढ़ सके रूसी सेना। यूक्रेनियन मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम वैम्पायर डिस्ट्रॉयड, एक बॉर्डर के पास वैम्पायर मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, जो कि जितना मुझे ध्यान आता है नाटो देश चेक रिपब्लिक के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। इसको पहचाना गया था और उसके बाद फिर इसको तबाह भी किया गया था। ये देखिए इस वैम्पायर मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम की मूवमेंट्स को किस तरीके से रिकॉनेसेंस ड्रोन के द्वारा पहचाना जाता है, और उसके बाद ड्रोन्स का ही उपयोग करके और इस पर हमले किए जाते हैं और फिर ये तबाह हो जाता है। एयर डिफेंस फोर्सेस की रिपोर्ट में देखें तो एक रिपोर्ट में लिखा है 27 ड्रोन मार गिराए गए थे, एक रिपोर्ट में लिखा है 43 ड्रोन मार गिराए गए थे। ये हो जाती है संख्या मेरे ख्याल से 70। हाँ, 70 ड्रोन मार गिराए गए थे, और जो यूक्रेन ने मारे थे ड्रोन कुल संख्या ये इससे थोड़ा ज्यादा ही होगी, क्योंकि
सारे ड्रोन कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम मार नहीं गिराता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो रशिया हो। पुतिन, हाँ, पुतिन के स्टेटमेंट निकल कर आए थे, आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो इस वीडियो के ठीक पिछली वाली वीडियो आप देख सकते हैं, हमने ईरान युद्ध की विस्तार से चर्चा की है। ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए हैं इजरायली हमले में। इजराइल एयर स्ट्राइक्स हुई हैं तेहरान में और उसी में वे मारे गए हैं। इसके लिए पुतिन का स्टेटमेंट निकल कर आया था और ये आप देख ही सकते हैं, इन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की थी। हालांकि अब पुतिन के हाथ में ज्यादा कुछ रहा नहीं। ईरान कैसे सामना करेगा अमेरिका का, ये तो ईरान बेहतर जानता है। अगर पुतिन चाहे भी तो ज्यादा सहायता कर नहीं सकते ईरान की, क्योंकि हाथ बंधे हुए हैं पुतिन के। चाइना अगर चाहे तो सहायता कर सकता है, हालांकि ईरान ने कहा है कि अभी के लिए ईरान को किसी दूसरे देश की सहायता की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर होती भी है तो भी ईरान के पास कोई बहुत ज्यादा ऑप्शंस है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछली बार तो हेल्प की थी, लेकिन इस समय पाकिस्तान भी अफगानिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति में देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान भी अफगानिस्तान के साथ काफी ज्यादा ऑक्यूपाइड है, इसलिए बहुत ज्यादा सहायता पाकिस्तान भी नहीं कर पाएगा ईरान की। द कॉस्ट ऑफ ऑयल, कच्चे तेल की कीमतें $100 से ज्यादा हो सकती हैं एक बैरल के लिए आने वाले समय में। रशिया और चाइना ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक इमरजेंसी मीटिंग एक बुलाई थी, लेकिन इसका कोई ज्यादा अर्थ होगा नहीं मेरे नजर में। ईरान के मुद्दे पर यह मीटिंग बुलाई गई थी। मारिया जखरोवा, रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री, रूसी विदेश मंत्रालय की स्पोक्स पर्सन है, इन्होंने बताया था हाल ही में ईरान में एक अमेरिकी एयर स्ट्राइक में एक स्कूल पर हमला देखने को मिला था, जिसमें बहुत सारे बच्चे मारे गए थे। 18 साल से छोटे बच्चे बहुत सारे मारे गए थे। इसकी खबरें ज्यादा फैली नहीं इंटरनेट पर, और इसी पर इनका स्टेटमेंट निकल कर आया था कि इस बारे में पश्चिमी देशों का कोई स्टेटमेंट निकल कर नहीं आया। ये हालांकि अपने आप में बहुत ज्यादा हैरान करने वाली बात नहीं है। यूक्रेन में अगर ऐसा कुछ ना भी हो तो भी ऐसी चीजें फैला दी जाती हैं पश्चिमी देशों के मीडिया के द्वारा। और ईरान में जब एक्चुअली में अमेरिकी हमले में बहुत सारे बच्चे अभी हाल ही में मारे गए थे, एक स्कूल पर हमला हुआ था, उसकी चर्चा इंटरनेट पर ना के बराबर देखने को मिलती है। 110 आउट ऑफ 123, 123 लॉन्ग रेंज अटैक ड्रोन्स का उपयोग किया गया था रूसी सेना के द्वारा यूक्रेन पर हमले करने के लिए बीते 24 घंटे में। यूक्रेन के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स का ये कहना है कि रशिया ने एक्सेप्ट कर लिया है अमेरिकन सिक्योरिटी गारंटीज जो यूक्रेन को मिलने वाली है, इस शर्त को रशिया ने एक्सेप्ट कर लिया है और शांति के लिए रूस और यूक्रेन अग्रसर है। हालांकि इन हवाई बातों पर मैं 5 रुपए का भी विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे इन बातों पर कोई विश्वास नहीं है। यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, जब तक जेलेंस्की की सरकार है तब तक शांति नहीं आने वाली है। आखिरी में चलते हैं यूरोपियन यूनियन की यात्रा पर। एक खबर यहाँ से काफी इंटरेस्टिंग निकल कर आई थी और ये इस वीडियो की आखिरी खबर हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबली होगी ही, लेकिन खबर इंटरेस्टिंग है। ऑयल टैंकर डिटेन्ड। रशिया की जो शैडो फ्लीट है, इसमें एक ऑयल टैंकर को इंग्लिश चैनल के आसपास अरेस्ट कर लिया गया था। इसको सीज कर लिया गया था बेल्जियम की नेवी के द्वारा, और इसमें फ्रांस की नेवी ने भी सहायता की थी। मैं आपको अगर दिखाने के लिए ले चलूं, इंग्लिश चैनल किसको कहते हैं, तो ये जो छोटा सा पैसेज आप देख पा रहे हैं, मैं लाल रंग में इसको करने की कोशिश करता हूँ, दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं इस समुद्र के इलाके की मैं बात कर रहा हूँ, इसको कहते हैं इंग्लिश चैनल। इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है, इसमें इसको इंग्लिश चैनल कहकर पुकारा जाता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं, ओवरऑल इस ये जो समुद्र के इलाके का नाम है, ये इंग्लिश चैनल कह के इसको पुकारा जाता है। इसी इलाके के आसपास एक रशियन टैंकर को अरेस्ट कर लिया गया बेल्जियम की नेवी के द्वारा। बेल्जियम एक बहुत छोटा सा देश है, लेकिन फ्रांस ने भी इसमें सहायता की है, और ये बात हमें बताती है कि रूस के लिए समस्याएं
और ज्यादा तेज हो रही हैं। कच्चे तेल की कीमतें तेज होंगी, जब बढ़ेंगी तो इससे रूस को फायदा होगा क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट आएगा। और यूक्रेन की जो कोशिशें रही हैं, पश्चिमी देशों की, यूरोप की जो कोशिशें रही हैं, अमेरिका की जो कोशिशें रही हैं कि तेल की कीमतें कम रहें जिससे रूस को ज्यादा फायदा ना मिले और युद्ध लड़ने में दिक्कत हो रूस को, क्योंकि जितना कम तेल बेचने से फायदा होगा उतनी ही दिक्कत होगी रूस को। लेकिन अब तेल क्योंकि और महंगा होने वाला है, इसलिए रूस को तेल बेच के काफी सारा फायदा होने वाला है और ये यूक्रेन युद्ध में रूस के लिए एक फायदेमंद बात है। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।